बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के हवाले से लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर कुछ इसकी सप्लीमेंटल टाइप प्रोविजंस हैं, जनरल प्रोविजंस है जो हमने सेक्शन 20 से लेकर 25 तक पढ़नी है। सबसे पहला है इस्टेब्लिशमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होम एंड जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर। दो चीज़ें हैं। सेक्शन 20 किस चीज़ के बारे में बता रहा है, एक तो बता रहा है 20 इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और दूसरा सेक्शन 20 बता रहा है किस चीज़ के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में। किसके? ऑब्जर्वेशन होम्स के और किसके? रिहेबिलिटेशन सेंटर के। अब वो कहता है जी पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करेगी, क्या करेगी कि वो ऑब्जर्वेशन होम और रिहेबिलिटेशन सेंटर सेपरेटली इस्टेब्लिश करे, ताकि जुवेनाइल्स का जो मुकदमात और मामलात हैं वो यहाँ पर डील किए जा सकें। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को क्या जारी करेगी, सर्टिफिकेट, कि जी वो इंस्टीट्यूशन ऑब्जर्वेशन होम और रिहेबिलिटेशन सेंटर के तौर पर अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। The government may establish and maintain observation home and juvenile rehabilitation center for the reception of juvenile, including separate centers for female juvenile। तो पहला है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेपरेट सेंटर बनाना चाहे तो बना सकती है। अदर the government may certify observation home or a juvenile rehabilitation center managed or controlled by a non-governmental organization for reception of juvenile। अगर कोई NGO है ऑलरेडी वो ऐसा वर्क कर रही है तो उसको गवर्नमेंट क्या दे सकती है, सर्टिफिकेट दे सकती है कि जी आप क्या करें, आप एक्ट करें एज ऑब्जर्वेशन होम और रिहेबिलिटेशन सेंटर। अगर कोई फीमेल के लिए दारुल अमान है तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर या ऑब्जर्वेशन होम के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है। फर्दर क्या हुआ, फर्दर इसमें ये हुआ जनाब, द गवर्नमेंट में सर्टिफाई एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एसोसिएशन और सोसाइटी इन एनी लोकल एरिया for the social reintegration or rehabilitation of juvenile offender who is released on parole or discharged from the juvenile rehabilitation center, and may regulate activities and functions of such released or discharged juvenile offender in the prescribed manner। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इदारे हैं उनको भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सर्टिफाई कर सकती है कि वो जुवेनाइल्स के हवाले से वर्किंग करें, और ऐसे जुवेनाइल इवन जिनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाए तो उनकी बेहतरी के लिए वो काम करें। तो गवर्नमेंट ऐसे तमाम इदारों को सर्टिफाई कर सकती है। और पावर ऑफ गवर्नमेंट टू विदड्रॉ सर्टिफिकेट 21 कहता है कि गवर्नमेंट ने जो सर्टिफिकेट दिया है उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, विदड्रॉ कर सकती है। विदड्रॉ कब करेगी सर्टिफिकेट, कि जब कोई इदारा प्रॉपर तरीके से अपने उस फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा जो उसको इंटरेस्ट किया गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सर्टिफिकेट को विदड्रॉ कर लेगी। और साथ साथ क्या होगा कि जो इंस्पेक्शन है इसकी, हमने पहले भी पढ़ा जब हम सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे जनाब, सेक्शन 10 पढ़ रहे थे ना, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के बारे में। तो हमने कहा था कि वो इंस्पेक्शन करेगी, किसकी इंस्पेक्शन करेगी, ऑब्जर्वेशन होम की, और किसकी करेगी, रिहेबिलिटेशन सेंटर। और मजीद क्या है कि इनके कहने पर भी क्या हो सकता है, जो गवर्नमेंट है वो अपने सर्टिफिकेट को विड्रॉ कर सकती है। In order to report to the juvenile court or juvenile justice committee on measures being taken for social reintegration, health, education and other conditions of the inmates of the medical officer, a member of the committee with prior approval of the head of the committee or an officer authorized by the government may inspect an observation home or juvenile rehabilitation center। तो जो कमेटी का मेंबर होगा वो इसको इंस्पेक्ट कर सकता है, और क्या करेगा, ये ओवरराइड करेगा तमाम अदर रूल्स। तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, ओवरराइडिंग। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर फिर हो गया कि ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, चाहे इसके मुकाबले में CRPC है, चाहे इसके मुकाबले में एंटी टेररिज्म एक्ट है, किसी की भी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अगर प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो वो किसकी है, वो सिर्फ और सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की है। इसके हवाले से रूल्स बनाए जाएंगे, और जो JJSO 2000 है वो क्या हो गया, रिपीट। तो 25 ने क्या किया, JJSO 2000 को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, और सेक्शन 20 ने क्या कर दिया जनाब, रूल मेकिंग। तो कल हम क्या करेंगे, मज़ीद इस कानून को और बेहतर बनाने के लिए इसके जो रूल्स हैं उनको भी एक बार क्या करेंगे, गो थ्रू कर लेंगे कि इस हवाले से जो रूल्स बनाए गए जुवेनाइल जस्टिस रूल्स, उनके बारे में भी कल ओवरव्यू ले लेंगे ताकि हमें उसका अंदाज़ा हो जाए। तो ये जनाब हमारा क्या था, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2000, कितना था जनाब, 2018। सेक्शन 1 वही क्या था, उसमें सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट
और फिर उसका क्या था, कमेंसमेंट थी कि ये एट वंस कमेंस होगा और पूरे पाकिस्तान पे क्या होगा, एप्लीकेबल। 2 में डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन हमने किस चीज़ की पढ़ी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के बारे में पढ़ा कि वो क्या होगा, उसकी वेलफेयर के बारे में देखा जाएगा। फिर हमने चाइल्ड के बारे में पढ़ा, 18 साल से जो कम होगा वो क्या होगा, चाइल्ड ऑफेंसेस की 3 काइंड्स पढ़ी थी, माइनर, मेजर और हीनियस। 3 साल तक, 3 से 7 साल और 7 साल से ज़्यादा वाले, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले। फिर ऑब्जर्वेशन होम जो थाने की जगह होगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर जो जेल की जगह होगा, प्रोबेशन ऑफिसर जो इस कानून के तहत अपॉइंट किया जाएगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो सेक्शन 10 में बनेगी, और जुवेनाइल कोर्ट जो सेक्शन 4 के तहत इस्टेब्लिश किए जाएंगे वो। सेक्शन 3 में कितनी बातें पढ़ेंगी, 2 पढ़ी थी। एक कि जो आपका विक्टिम है उसको लीगल असिस्टेंस दी जाएगी, और जो जुवेनाइल है उसको उसके राइट्स के बारे में बताया जाएगा। सेक्शन 4 में क्या पढ़ा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट के बारे में कि इज आर हैज़ बिन अ सेशन जज। सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट या एडवोकेट जिसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो वो क्या बन सकता है, इसका जज बन सकता है। सेक्शन 5 में क्या पढ़ा था, अरेस्ट के बारे में। और अरेस्ट के बारे में क्या हमने चीज़ें पढ़ी थी जनाब, कि जब भी इसको अरेस्ट किया जाएगा तो किस तरह इसको अरेस्ट किया जाएगा, वो तो हमने 15 में पढ़ लिया ना कि इसके हैंडकफ्स वगैरह। वहाँ पे क्या चीज़ पढ़ी थी कि इसका जो गार्डियन है उसको क्या किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, और साथ किसको किया जाएगा, प्रोबेशन ऑफिसर को भी इसके अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। रिलीज़ के लिए पढ़ा कि इसके लिए माइनर, मेजर ऑफेंस सारे के सारे क्या होंगे, बेलेबल। अगर इसको उसमें रिलीज़ नहीं किया गया तो फ़ौरन रिलीज़ किया जाएगा। हाँ, कोर्ट अगर ये चाहे या वो समझे कि ये एसोसिएट हो सकता है क्रिमिनल्स के साथ या इसको एक्सपोज हो सकता है टू डेंजर, तो उस सूरत में इसकी ज़मानत को क्या कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है, लेकिन गार्डियन आने पर इसको गार्डियन के हवाले कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर ये किसी हीनियस ऑफेंस में इन्वॉल्व है और 6 महीने से ज़्यादा इसका ट्रायल हो चुका है और वो पेंडिंग है, तो उस सूरत में क्या किया जा सकता है, उस सूरत में जनाब इसको शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल। इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमने 2 लफ्ज़ मेन पढ़े थे कि अंडर जो SI करेगा, अंडर सुपरविजन ऑफ SP, और असिस्ट उसको करेगा सोशल वेलफेयर ऑफिसर या प्रोबेशन ऑफिसर, इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। 8 में हमने क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेशन ऑफ एज कैसे होगा, सबसे पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और अदर पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट, अगर पॉसिबल ना हो तो मेडिकल रिपोर्ट ऑसिफिकेशन टेस्ट के जरिए से इसकी वैलिडिटी को क्या किया जाएगा, कौन करेगा, ये या तो वो फिजिकली अपेयर हो या वो क्लेम करे, SHO या IO, कोई भी इसके हवाले से क्या कर सकता है। और कोई भी मजिस्ट्रेट उसका रिमांड उस वक्त तक नहीं देगा अगर उसको लगेगा कि ये जुवेनाइल है, तो पहले उसकी रिपोर्ट वो रिटन फॉर्म में लाएगा, फिर उसका रिमांड देगा, वैसे उसका रिमांड वो नहीं देगा। उसके बाद सेक्शन 9 में क्या होगा जनाब, इसके बारे में क्या, डायवर्जन। 10 और 9, 10 में क्या थी, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, इसमें कौन था, सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, 7 साल वाला वकील था, और प्रोबेशन ऑफिसर था। जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का फंक्शन क्या है, सबसे पहला डायवर्जन करना, दूसरा ऑब्जर्वेशन होम और रिहेबिलिटेशन सेंटर की इंस्पेक्शन करना अंडर सेक्शन 22 जो हमने करवाई, और तीसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट उसको फंक्शन परफॉर्म करने का है वो करना। और डायवर्जन क्या है कि किसी भी, सबसे पहले इसमें डायवर्जन के लिए रेफर करने के लिए कंसेंट ऑफ द जुवेनाइल या गार्डियन ज़रूरी है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि अगर सेटलमेंट करनी है तो फिर कंसेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। लेकिन अगर पब्लिक ऑफेंस है तो उस सूरत में कंसेंट ऑफ द गार्डियन शार्डियन की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेशन ऑफिसर की कंसेंट पे पब्लिक ऑफेंस को क्या किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। और हल कैसे किया जाएगा कि या रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया जाएगा, या रिपरेशन ऑफ जो डैमेज हुआ है वो कर दिया जाएगा, या रिटर्न ऑरल अपॉलॉजी भी हो सकती है, रिटर्न ऑरल रिप्रिमांड भी हो सकता है, उसको रिहैब सेंटर में या कम्युनिटी सर्विस के लिए भेजा जा सकता है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, डायवर्जन। फिर हमने ट्रायल के बारे में पढ़ा, सेक्शन 11। तो सबसे पहली बात हमने कहा कि जनाब इसका जब भी ट्रायल चलेगा तो वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, तमाम इररेलेवेंट लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और फिर हमने क्या कहा सेक्शन 12 में कि किसी भी सूरत इसकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जी, एडल्ट के साथ, सॉरी एडल्ट के साथ इसका ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। हाँ, चलाया जा सकता है, लेकिन चलाएगा कौन, जुवेनाइल कोर्ट इसका ट्रायल चलाएगा। 13 में जाके था कि इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा तो 3 साल तक की सज़ा, अगर कोई प्रोसीडिंग को क्या करेगा, वो डिस्क्लोज करेगा, उसको उसके बाद से कुछ चीज़ पब्लिकेशन करेगा, तो फिर उसकी कितनी सज़ा होगी, 2 साल तक उसकी सज़ा हो सकती है। 14 में क्या था जनाब, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर जब तक नहीं आएगी इसका चलान जमा नहीं होगा। और रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर में क्या था कि उसका जो मॉरल करैक्टर और उसका जनरल करैक्टर, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो तमाम की तमाम चीज़ें, उसकी एजुकेशन क्या है वो लिखी जाएगी। और साथ उस रिपोर्ट के अंदर क्या किया जाएगा, जो भी आपकी कोशिश की गई मेडिएशन के लिए वो लिखी जाएगी।
और उसके अलावा जो आपका प्रोबेशन ऑफिसर है वो उसके अगर कन्फेशन या उसके हवाले से कोई एविडेंस या दो भी चीज़ें वो लिखी जाएंगी। अगर उस जुवेनाइल को या उसके गार्डियन को इस रिपोर्ट पे एतराज़ होगा तो वो क्या कर सकता है, वो उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है और एविडेंस पेश करके उस रिपोर्ट के बारे में उसको क्रॉस कर सकता है। फिर 15-16 में क्या था कि कौन से ऑर्डर पास हो सकते हैं, कौन से ऑर्डर पास नहीं। 15 में हमने कहा कि जो ऑर्डर पास हो सकते हैं उसमें यह है कि उसको रिलीज़ किया जा सकता है, कम्युनिटी सेंटेंस के लिए उसको क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको भेजा जा सकता है, या रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर किया जा सकता है। और 16 में क्या कहा कि जो ऑर्डर पास नहीं हो सकते, किसी भी सूरत डेथ सेंटेंस उसको नहीं होगी, लेबर और फैक्टर्स और हैंड कफ कोई भी ऐसी सज़ा नहीं होगी, इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर उसकी एज कितनी है, उसकी एज अगर 16 साल से ज़्यादा है और हीनियस ऑफेंस जिसकी सज़ा डेथ सेंटेंस है उसमें अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसने किया है तो उस सूरत में उसको 24 घंटे के लिए क्या किया जा सकता है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है कि उसको हैंड कफ लगाई जा सकती है। उसके बाद 17 में किस चीज़ के हवाले से फीमेल, 3 बातें पढ़ी कि फीमेल को किसी भी सूरत में ना तो कोई मेल ऑफिसर अप्रीहेंड करेगा, ना इन्वेस्टिगेट करेगा और ना ही क्या करेगा उसको प्रोबेशन में दिया जाएगा किसी मेल ऑफिसर की निगरानी में। 18 में क्या है, अपील आ गई। अपील में क्या किया कि जो आपका कोर्ट का प्रोसीजर है उसके मुताबिक अपील होगी। अगर तो कन्विक्शन है तो गार्डियन करेगा और अगर एक्विटल है तो गवर्नमेंट जो है आपकी अंडर सेक्शन 17 उसकी क्या करेगी, अपील करेगी। उसके बाद 19 में से तो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगाई जाएगी। सेक्शन 20 के तहत क्या हुआ, गवर्नमेंट चाहे तो रिहैब सेंटर ऑब्जर्वेशन होम इस्टेब्लिश करे या किसी भी एग्जिस्टिंग इदारे को या न्यू इदारे को सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। 21 में सर्टिफिकेट को क्या किया जा सकता है, विड्रॉ। 22 में क्या हुआ कि जो आपका जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है वो क्या कर सकती है, वो उसको इंस्पेक्ट कर सकती है। और 23 में क्या हुआ, ओवरराइड करेगा। 24 में रूल मेकिंग और 25 में क्या होगा जनाब, जो आपके मामला उसको क्या किया जाएगा, रिपील कर दिया जाएगा। ये हमारा क्या था, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018।